इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज का चैप्टर नंबर 3, उसमें से अंडर आने वाला एक सेपरेट पॉइंट वेंचर कैपिटल, जिसके लिए हम लोग आज इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ टाइप्स, फीचर्स, मोड्स ऑफ फाइनेंस बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट, स्टेजेस ऑफ फाइनेंस, फंडिंग प्रोसेसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। इन सभी पॉइंट्स के लिए बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पे अगर हम लोग सोचें तो वेंचर कैपिटल एक तरह का शुरुआती कैपिटल होता है जो कोई भी नई कंपनीज विथ नए या फिर नई आइडिया या फिर नए प्रोडक्ट्स के लिए इनोवेट करने के लिए या फिर मार्केट में लाने के लिए वहाँ पर, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए हो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हो या फिर हमारी सर्विस रेंडर करने के लिए हो, जो कोई भी इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है उस इनिशियल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए इस तरह के कुछ कैपिटल प्रोवाइड किए जाते हैं थ्रू द वेंचर कैपिटलिस्ट। ये वेंचर कैपिटलिस्ट होते कौन हैं? वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल होती है और जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स में उसे इन्वेस्ट करके रिटर्न्स कमाना चाहता है, ये सभी वेंचर कैपिटलिस्ट होता है। इनके रिटर्न्स के तरीके जो होता है वो लगभग उन उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में से मिलने वाले स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है या फिर पार्टनरशिप हो सकती है, जो कि हमारे प्रॉफिट में पार्टनरशिप मिलेगी, राइट। तो ऐसे अलग अलग वेंचर कैपिटल, ऐसे अलग अलग इनिशियल कैपिटल को हम लोग वेंचर कैपिटल कहते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग देखते हैं तो कौन कौन से पॉइंट इंट्रोडक्शन में कवर होता है। वेंचर कैपिटल हैज इमर्ज as a few financial method of financing during the 20th century. Venture capital is provided by the firm of professionals who invest alongside the management in young, rapidly growing or changing companies that have the potential of high growth, जिनमें अच्छी खासी ग्रोथ हो, ऐसी किसी कंपनीज में, ऐसी किसी इंडस्ट्रीज में पैसे इन्वेस्ट करना मतलब वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ इक्विटी फाइनेंसिंग स्पेशली डिजाइन फॉर फंडिंग हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स। बेसिकली वेंचर कैपिटल का मेन फीचर जो होता है वो होता है हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड्स। ऐसा क्यों? जो कोई भी नई कंपनी होती है, नई इंडस्ट्री होती है, जो इनिशियली मार्केट में एंटर करने वाली है, जिनके पास में कोई भी सेल्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं हो, लेकिन आइडिया अगर अच्छी खासी हो तो मे बी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के थ्रू अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ज़्यादा रिस्क भी हमें बेयर करनी पड़ सकती है। वेंचर कैपिटल जो होता है वो वेंचर्स प्रोमोटेड बाय टेक्निकली और प्रोफेशनली क्वालिफाइड बट अनप्रूवन एंटरप्रेनर्स, जो कि हम लोग अगर ऑन पेपर अगर हम लोग उनकी कैलकुलेशंस देखें तो उन पर्टिकुलर जो नई आइडिया लेकर आते हैं उनके कैलकुलेशंस, उनके पेपर वर्क्स, उनके प्रोजेक्ट प्लान्स, ये सभी अच्छे होते हैं, लेकिन जो इनिशियल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके लिए। दूसरा, वेंचर्स सीकिंग टू द हार्नेस कमर्शियली अनप्रूवन टेक्नोलॉजी और हाई रिस्क वेंचर, इस तरह के वेंचर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं या वेंचर्स दिए जाते हैं, राइट। वेंचर्स मतलब क्या? इन शॉर्ट ऑफ कैपिटल, राइट। वेंचर कैपिटल, इनिशियल कैपिटल। Venture capital investment is also referred to the risk capital or a patient risk capital, as it includes the risk of losing the money if the venture doesn't succeed and takes a medium to long term period for the investment to fructify। मतलब जो कोई भी वेंचर, जो इनिशियल एंटरप्रेन्योर है, जो इनिशियल कंपनी है, इंडस्ट्री है, उसे हम लोग वेंचर कहते हैं। उन्हें प्रोवाइड किए जाने वाले स्टार्टअप फंडिंग्स जो है वो जो रिटर्न्स हम लोगों को गेन करके देने वाले हैं, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो या फिर पे बैक पीरियड हो, उसके कैलकुलेशन में अगर दिक्कत हुई तो मे बी हमें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, हमें हमारी कैपिटल रीगेन करने के लिए या फिर हमारी एक्चुअल में फंडिंग्स वहाँ पे पे बैक करने के लिए। तो ऐसे सभी जो वेंचर कैपिटल्स होते हैं तो वो हायर रिस्क के दायरे के अंदर आते हैं। ऐसे कौन कौन से टाइप्स ऑफ वेंचर कैपिटल्स होंगे? तो इनमें आने वाले डिफरेंट टाइप्स। पहला,
venture capital funds set up by the angel investors, that is high network individual investors, जिनके पास में अच्छी खासी हाई नेटवर्क या हाई नेटवर्थ हम लोग इसे कहेंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जिनके पास में अच्छी खासी सम ऑफ अमाउंट अवेलेबल होगी और जो इस तरह के अलग अलग न्यू वेंचर्स में, न्यू इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करता है विथ हाई रिस्क. सेकेंड, venture capital subsidiaries of corporations. These are established by the major corporations, commercial bank, होल्डिंग कंपनीज एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. जैसे कि आप लोगों में से किसी ने पहले चैट बॉक्स में एंटर किया था कि टाइप्स ऑफ वेंचर्स में या फिर वेंचर कैपिटल्स में, वहाँ पे बैंक, कमर्शियल बैंक या फिर नेशनलाइज बैंक, साथ ही साथ में हमारी मेजर कॉरपोरेशन, मतलब जो ऑलरेडी सेटअप इंडस्ट्रीज होती हैं, उन सभी इंडस्ट्रीज की जो सब्सिडरीज होती है, वो सब्सिडरीज के थ्रू या फिर होल्डिंग कंपनीज के थ्रू हम लोग इस तरह के वेंचर कैपिटल इशू कर सकते हैं. देन थर्ड पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू प्राइवेट कैपिटल फर्म्स और फंड्स. द प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ वेंचर कैपिटल इज अ वेंचर कैपिटल फर्म. Venture capitalist takes the high risk by investing in the early stage company with little or no history, and they expect higher return from their higher risk equity investment in the venture. ऐसे वेंचर कैपिटल फर्म्स या फंड्स कौन कौन से होंगे? तो जो हमारी बैंकिंग कंपनीज हो या फिर एनबीएफसीज हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो, तो ऐसी सभी कंपनीज इस तरह की वेंचर कैपिटल की तरह की फंड बेस्ड फी सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ये फंड बेस्ड फ्री सर्विसेज क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है टू सेटअप अ न्यू इंडस्ट्री, टू सेटअप अ न्यू नॉन एक्सपीरियंस्ड इंडस्ट्री, राइट. इसी तरह से अलग अलग कंपनीज को सेटअप करते वक्त अलग अलग तरीके के सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, सोर्सेस ऑफ फंड्स यहाँ पर मिलते हैं. ऐसे वेंचर कैपिटल के जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स को अगर हम लोग देखें तो फीचर्स में बहुत सारे पॉइंट हैं, जिनमें आने वाले फर्स्ट पॉइंट दैट इज हाई डिग्री ऑफ रिस्क. High degree of risk, venture capital represents the financial investment in a highly risky projects with the objective of earning a high rate of return. वेंचर कैपिटल मतलब इनिशियल कैपिटल, जो हमारी सीड मनी, फंडिंग मनी या फिर स्टार्टअप मनी जिसे हम लोग कहते हैं, ऐसे सभी बेसिक फीचर इनका क्या है? द हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न. प्रोजेक्ट जो होंगे वो हाई रिस्क के प्रोजेक्ट होंगे और साथ ही साथ में उनमें मिलने वाले जो रिटर्न्स होंगे वो भी अच्छे खासे ही होंगे. सेकेंड फीचर इज दैट द इक्विटी पार्टिसिपेशन वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग is the invariability and actual or potential equity participation, where the objective of venture capitalists is to make the capital gain by selling the shares once the firm becomes profitable. फीचर्स में हम लोगों ने जैसे पहले डिस्कस किया, सेम उसी तरह से कोई अगर एंजल इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो उसके बदले में उसे उसी कंपनी के शेयर्स दिए जाते हैं. अब शेयर्स मिलेंगे तो वेंचर एंजल इन्वेस्टर जो है उस कंपनी का पार्ट ओनर होता है, पार्शियल ओनर होता है. जब कभी भी कंपनी प्रॉफिट में आएगी या फिर कंपनी के शेयर्स की कैपिटल की वैल्यू, शेयर्स की जो वैल्यू होगी वो अर्निंग्स पर शेयर या मार्केट वैल्यू हो, वो अच्छी खासी बढ़ जाएगी, तो एंजल इन्वेस्टर उन्हीं शेयर्स को, उन्हीं स्टॉक को, उन्हीं होल्डिंग्स को बेचकर रिटर्न्स कमा लेगा. फॉर एग्जाम्पल, एज शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ फेस वैल्यू के कुछ शेयर्स एंजल इन्वेस्टर को मिले थे. मार्केट में इंडस्ट्री आने के बाद, आउट परफॉर्म अच्छे से करने के बाद 5-6 साल के बाद वही 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू एक्चुअल मार्केट वैल्यू बन गई 60-70 रुपीज़. तो एक शेयर के पीछे 50 to 60 रुपीज़ का जो प्रॉफिट था उसे अर्न करके, कैपिटल गेन करके एंजल इन्वेस्टर उन्हें सेल करता है और बाद में अपना प्रॉफिट निकाल लेता है, राइट. थर्ड पॉइंट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. जो कोई भी हमारे वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होते. इट जनरली टेक्स अ लॉन्ग पीरियड टू एनकैश द इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मेड बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट. जो कोई भी इनिशियल इन्वेस्टर्स होता है, एंजल इन्वेस्टर्स होता है, वो जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इस तरह के कोई भी वेंचर्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, राइट. नेक्स्ट,
Participation in the management. In addition to the providing capital, venture capital funds take an active interest in the management of the assisted firms. जो कोई भी वेंचर कैपिटल इनिशियल इन्वेस्टर या एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस तरह की न्यू कंपनीज के मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार उसमें पार्टिसिपेशन करें। Thus, the approach of the venture capital firms is different from that of the traditional lender or a banker. It is also different from that ordinary stock market investor who merely trades in the shares of a company without participating in the management. ऐसा क्यों? वेंचर कैपिटल ज़्यादातर क्या सोचता है या फिर एंजल इन्वेस्टर्स किस तरह से सोचते हैं कि अगर हम लोगों ने मेजर अमाउंट ऑफ मनी अगर किसी बिजनेस को सेटअप करने के लिए लगाई हुई है तो उसे सेटअप करके उसे अच्छी तरह से रन करके एक डोमिनेंट पोजीशन पर लेके आने के लिए वहाँ पे हम लोग भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इन द मैनेजमेंट। क्यों? जो मैनेजरियल डिसीजंस होंगी तो उनमें जो इनिशियल जिनकी आइडिया होगी मे बी वो उतने कैपेबल नहीं होंगे टू टेक द रिस्क और टू टेक द इफिशिएंट डिसीजंस, तो उन्हें हम लोग असिस्ट करेंगे और ज़्यादा रिटर्न कमाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का पैसा उस पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्टेड है इसलिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है इट इज रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट। Investment is liquid. A venture capital is not subject to the repayment on demand as with an overdraft or a following loan repayment schedule. The investment is realized only when the company is sold or achieve the stock market listing. It is lost when the company goes into the liquidation. जो कोई भी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स होंगे वो रिटर्न्स जैसे अगर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर को लगा कि भाई आज हम लोगों को पैसे चाहिए तो आज आप लोग मुझे वापस कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो उनके लिए हम लोग वेंचर कैपिटल के लिए कब लेते हैं? तो जनरली जब स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है या फिर उनके स्टॉक सेल किए जा सकते हैं किसी प्राइवेट कंपनी की तरह, तो उन सभी के लिए स्टॉक सेल करके इस तरह के रिटर्न्स अर्न कर सकते हैं हम लोग। कुछ अदर फीचर्स भी इसमें दिए हुए हैं जो कि हम लोग टू द पॉइंट सीखेंगे, जैसे कि हाई रिस्क जो हम लोगों ने ऊपर लिखा, लैक ऑफ लिक्विडिटी। जब भी कभी इनिशियल इन्वेस्टर्स उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या फर्म्स में इन्वेस्ट करता है एंजल इन्वेस्टर, तो वहाँ पे लिक्विडिटी के हिसाब से जो पैसे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है वो हमें डायरेक्टली बैंक को मिलती है और उसे हम लोग यूज़ करते हैं हमारे डे टू डे ऑपरेशन, साथ ही साथ में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो जब भी कभी रिक्वायरमेंट होगी तो एंजल इन्वेस्टर उसे वापस नहीं ले पाएगा। सो हम लोग लैक ऑफ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स वहाँ पर फेस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म हॉरिजन, ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि इट इज़ रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म वैल्यूज, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशंस, इक्विटी पार्टिसिपेशन एंड कैपिटल गेन। फोर्थ पॉइंट में हम लोगों ने सीखा था पार्टिसिपेशन जो होगा वो हम लोगों को इक्विटी के थ्रू पार्टिसिपेशन होगा, साथ ही साथ में मेड इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ज़्यादातर कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पे फॉलो किए जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है इट इज़ रिलेटेड टू द सप्लायर्स ऑफ अ वेंचर कैपिटल पार्टिसिपेट इन द प्रोजेक्ट्स और द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इन शॉर्ट जो ऊपर हम लोगों ने सभी पॉइंट्स डिस्कस किए वही यहाँ पर एनिमेट करके छोटे छोटे करके दिए थे। ऐसे सभी टाइप्स देखने के बाद और फीचर्स देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज़ रिलेटेड टू द मोड्स ऑफ फाइनेंस। अब मोड्स ऑफ फाइनेंस में ऐसे कौन कौन से फाइनेंस किस किस मीन्स के थ्रू यहाँ पर पेमेंट हो सकता है। वेंचर कैपिटल पेमेंट करता है कैपिटल का या फिर एंजल इन्वेस्टर पेमेंट करता है कैपिटल का। तो नॉर्मली जो हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री होती है उसमें इक्विटी के थ्रू, इक्विटी मतलब शेयर्स परचेस करके हम लोग वहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा कंडीशनल लोन जो होते हैं उन कंडीशनल लोन की तरह हम लोग कुछ कंडीशनल लोन जो होता है उन कंडीशनल लोन की तरह हम लोग कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। और तीसरा कन्वर्टिबल लोन्स जो है वो, ये तीनों पॉइंट्स हम लोग एक एक करके सीखते हैं। पहला इक्विटी, मोस्ट ऑफ द वेंचर कैपिटल फंड्स provides the financial support to the entrepreneurs in the form of equity by financing 49% of the total equity. This is to ensure that the ownership and overall control remains with the entrepreneur only. Since there is a great uncertainty about the generation of the cash inflows in the initial years, equity financing is the safest mode of financing.
अ डेट इंस्ट्रूमेंट ऑन द अदर हैंड रिक्वायर्स द पीरियोडिकल सर्विसिंग ऑफ डेट। मतलब इक्विटी में इन्वेस्ट करो तो हम लोगों को ओनरशिप, पार्शियल ओनरशिप भी मिलती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हम लोग सेफ रहता है, और साथ ही साथ में जो ओनरशिप का कंट्रोल होता है वो जो एंटरप्रेन्योर होता है उन्हीं के हाथ में होता है, राइट। और ये जो डेट अगर हम लोग डिबेंचर्स इशू करके या डिबेंचर्स के थ्रू वहाँ पर कैपिटल प्रोवाइड करते हैं तो उसमें इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज रिलेटेड टू द कंडीशनल लोन। अब कंडीशनल लोन होगा क्या? कंडीशनल लोन इट इज रिलेटेड टू द फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, जो हमारे एंजल इन्वेस्टर्स हो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इक्विटी इज एन अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट and hence a less preferable option than a secured debt instrument. ऐसा क्यों? इक्विटी के लिए अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग ओनरशिप में आते हैं, लेकिन अगर सपोज एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन के बारे में अगर सोचें तो वहाँ पे हम लोगों को सबसे लास्ट एज हम लोग अगर हम लोग वेंचर कैपिटल प्रोवाइडर्स होंगे तो हम लोगों को जब भी कभी कंपनी लिक्विडेट होगी या वाइंडिंग अप होगी तो सभी आउटसाइड लाइबिलिटीज मीट करने के बाद जो कुछ भी पैसा बचेगा उसमें से कुछ हिस्सा हम लोगों को मिलेगा एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट, एज अ ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूशन और अ कंपनी। बट अगर वही हम लोगों ने डेट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू या फिर कंडीशनल लोन के थ्रू अगर उस तरह के सभी ट्रांजैक्शंस किए या कैपिटल प्रोवाइड किए तो मे भी हमें आउटसाइडर्स की तरह ट्रीट करके हमें पहले पैसे दिया जाएगा और हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो सेफ होगी, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स के थ्रू अगर हम लोग डिबेंचर्स परचेस करके या डिबेंचर्स इन कंसिडरेशन में लेते हैं कैपिटल के, तो जब भी कभी कंपनी वाइंडिंग अप होगी तो सभी आउटसाइड डेट्स, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज पेमेंट करने के बाद बिफोर द पेइंग टू द ओनर्स, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके जो क्लेम्स होंगे उन्हें सेटिस्फाई किया जाएगा, उन्हें क्लियर किया जाएगा। तो ऐसे टाइम पे डिबेंचर होल्डर्स को पास में राइट होता है टू entitled to receive the sum of amount including the interest, वो सब कुछ उन्हें पहले मिलता है। तो इस तरह के कंडीशनल लोन के थ्रू भी फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है। और थर्ड पॉइंट है विच इज द कन्वर्टिबल लोन्स। कन्वर्टिबल लोन्स क्या होता है? तो इट इज द सब ऑर्डिनेट टू अदर ऑल अदर लोन्स विच मे बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी इफ इंटरेस्ट पेमेंट्स आर नॉट मेड विद इन द एग्रीड टाइम लिमिट। अगर हम लोग कोई भी लोन के थ्रू अगर कैपिटल प्रोवाइड करता है एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट और अगर एंटरप्रेनर हमारे इंटरेस्ट का टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करता होगा तो हम लोग उन्हें इक्विटी में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम लोग पार्शियल ओनर बन जाए। ऐसे होते हैं तीन अलग अलग मोड ऑफ फाइनेंस, दैट इज फ्रॉम द इक्विटी, कंडीशनल लोन एंड कन्वर्टिबल लोन्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है विच इज रिलेटेड टू द स्टेज ऑफ फाइनेंस। कौन कौन सी स्टेजेस होंगी? तो अलग अलग स्टेजेस होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीड मनी, इनिशियल स्टेज, लो लेवल फाइनेंसिंग फॉर प्रोवाइड प्रूविंग एंड फ्रुक्टिफाइंग द न्यू आइडिया। सिर्फ हम लोगों को सीड मनी, इनिशियल छोटी मोटी मदद हम लोग करते हैं कि हम लोग उन्हें जो कोई भी आइडिया है उस आइडिया को आप लोग जनरेट करो, इम्प्लीमेंट करो और साथ ही साथ में उसे स्टार्ट करो। अगर वो अच्छा खासा रिटर्न देने लगी तो हम लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज न्यू फर्म्स नीडेड द फंड्स फॉर एक्सपेंसेस रिलेटेड विद द मार्केटिंग एंड द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो कोई भी हम लोग बेसिक सीड मनी प्रोवाइड करता है उन्हीं के साथ साथ अगर उन सीड मनी के साथ या फिर कोई स्टार्टअप्स होंगे जिन्होंने पहले से ही कोई आइडिया के साथ में प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है तो उनके प्रोजेक्ट के लिए, उनके प्रोडक्ट के लिए जो डेवलपमेंट होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होगा या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए होगा, जो एडिशनल फंड्स रिक्वायरमेंट होंगे उनके थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं। इसके अलावा हम लोग फर्स्ट राउंड में भी पेमेंट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड अर्ली सेल्स फंडिंग, जो कोई भी आइडिया जनरेट हुई थी उस आइडिया को मार्केट प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया था, देन साथ ही साथ उसका मार्केटिंग कर दिया, फिर बाद में एक्चुअल हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो बेसिक सेल्स से रिलेटेड फंडिंग हो या फिर परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल के लिए या फिर हमारे वर्किंग कैपिटल के लिए फंडिंग्स हो, वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है इन द फर्स्ट राउंड। इन द सेकेंड राउंड operational capital given for the early stage companies which are selling the products but not returning a profit। मतलब क्या? कोई भी कंपनी शुरू करते हो हम लोग जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते वक्त उन पे चार्ज किए जाने वाले डिफरेंट
डिफरेंट जो डेप्रिसिएशंस होते हैं वो डेप्रिसिएशंस, जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, साथ ही साथ जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कुछ। इन सभी की वजह से हम लोग इनिशियल राउंड में, इनिशियल स्टेजेस में अगर सेल स्टार्ट भी कर देते हैं तो जनरेट होने वाला जो रेवेन्यू होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है टू मीट द एक्चुअल एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो हम लोग इनिशियल ईयर्स में मे बी लॉसेस वहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे लॉसेस को कवर करके जो हमें ऑपरेटिंग कैपिटल दैट इज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वो एडिशनल रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए सेकेंड राउंड में फंडिंग्स प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट थर्ड राउंड जो होता है इट इज रिलेटेड टू द मेजर फाइनेंसिंग, राइट। इसमें क्या होता है, इट इज द मनी फॉर एक्सपेंडिंग अ न्यूली बेनिफिशियल कंपनी। जो हमारी एग्जिस्टिंग बेनिफिशियल कंपनी जिन्होंने अभी प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है उनको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ में बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या फिर हमारी मार्केटिंग टेक्निक्स एड्स ज़्यादा डेवलप करने के लिए कुछ एडिशनल फंडिंग की ज़रूरत होती है, तो वो हम लोग थर्ड राउंड में प्रोवाइड करता है। इन द फोर्थ राउंड दैट इज द लास्ट राउंड ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस क्या होता है, तो एक तरीके का इट इज प्रपोजल फाइनेंस इन द गोइंग पब्लिक प्रोसेस। गोइंग पब्लिक मतलब क्या, अगर कोई इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना है और हमारी कंपनी के शेयर्स जो है उन्हें स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करना है, तो इनके लिए कुछ एडिशनल फंडिंग्स अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इस तरह की सभी फंडिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है इन द फोर्थ राउंड। तो फोर्थ राउंड जब आता है तो जनरली वेंचर कैपिटलिस्ट ओपन मार्केट में से इस तरह के शेयर्स परचेस करता है। ये थे हमारे स्टेजेस ऑफ फाइनेंसिंग टू द वेंचर कैपिटल। देन फंडिंग प्रोसेसेस की अगर बारे में सोचें तो ये स्टेजेस के बारे में, तो जो ऊपर हम लोगों ने स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग सीखे उन्हीं को हम लोग यहाँ पर इन तरह की अलग अलग स्टेजेस में फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। पहले आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन में क्या होता है कि इट इज रिलेटेड टू द आइडिया जनरेशन एंड सबमिशन ऑफ द बिजनेस प्लान, जो हमारी सीड मनी या स्टार्टअप्स में हम लोग इन्वेस्ट करता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, देयर शुड बी एन एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ द बिजनेस प्रपोजल, description of the opportunity and the market potential size, review on the existing and expected competitive scenario। साथ ही साथ में जो हमारे एडिशनल इंफॉर्मेशन होंगी उन सभी एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो डिटेल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होंगे या फिर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी होंगी, इस तरह की सभी सारी जो इंफॉर्मेशन है उन सभी इंफॉर्मेशन को आइडिया जनरेशन स्टेज पर एनालाइज करके सीड मनी प्रोवाइड की जाती है या स्टार्टअप मनी प्रोवाइड की जाती है। लेकिन स्टार्टअप मनी प्रोवाइड करने से पहले क्या क्या देखा जाएगा, तो इट इज रिलेटेड टू वंस द प्राइमरी स्टेज इज डन बाय द वेंचर कैपिटलिस्ट एंड दे फाइंड द प्रोजेक्ट एज पर देयर प्रेफरेंसेस। जो आइडिया जनरेशन में उन्होंने जो कोई भी एंटरप्रेन्योर होंगे उन्होंने अच्छे खासे प्रेजेंटेशंस के बाद अगर कोई किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को, इन्वेस्टर्स को अच्छा लगे तो वो स्टार्टअप मनी प्रोवाइड करता है। आफ्टर मीटिंग द वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनली decides whether or not to move forward to the due diligence stage of the process। मतलब आगे की प्रोसेस जो एक्चुअल में हम लोग पेमेंट करता है। The due diligence phase varies depending upon the nature of the business proposal। This proposal involves solving of queries related to the customer references, product and business strategy evaluations, management interviews and other such exchange of information during this time of period। जो कोई भी ओवरऑल हमारी बिजनेस फंडिंग्स होती है उन सभी को कंसिडर करके हमारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है या फिर फंडिंग्स प्रोवाइड की जाती है। और लास्ट पॉइंट जो होता है वो एग्जिट पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू टर्म शीट्स एंड फंडिंग्स। If the due diligence phase is satisfactory, the venture capitalist offers a term sheet। ये term sheet मतलब क्या, जो हमारी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ राउंड होंगी ये सभी, राइट। तो which is non-binding document explaining the basic terms and condition of the investment agreement। The term sheet is generally negotiable and must be agreed upon by the all parties, after which on completion of the legal documents and legal due diligence funds are made available। तो ये जो सभी फंड्स हैं वो कितने अवेलेबल होने चाहिए, कौन कौन से लेवल पे कितने फंडिंग्स अवेलेबल होनी चाहिए, किस मोड में मिलने चाहिए, उनके अलग अलग जो डिसबर्सिंग फाइनेंसिंग हो उनके सभी कंडीशंस एग्जिट पॉइंट्स पे हम लोग कवर करेंगे, राइट। तो ऐसे स्टेज ऑफ फाइनेंसिंग और फंडिंग प्रोसेस ये सभी इसमें कवर होती है। लास्ट पॉइंट ऑफ द वेंचर कैपिटल दैट इज
फैक्टर्स अफेक्टिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई भी एंजल इन्वेस्टर हो जिसके पास में ढेर सारा पैसा हो, वो किसी भी कंपनी में या किसी भी न्यू प्रोडक्ट्स में या आइडियाज़ में अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स कवर करेगा या कौन कौन से पॉइंट्स सोचेगा, तो उसमें आने वाले ये सारे पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स। दैट इज स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। जो कोई भी एंटरप्रेनर हो उनके लिए जो मैनेजमेंट हो, उन मैनेजमेंट की कुछ पास हिस्ट्री होगी, पास रिकॉर्ड्स होंगे, या मे बी उनकी विलिंगनेस होगी। ये सभी यहाँ पर हम लोग टेस्ट करेंगे और उनके बेसिस पे हम लोग फाइनल करेंगे कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वेंचर कैपिटल फर्म्स ascertain the strength of the management team in terms of the adequacy of the level of skills, commitment and motivation that creates a balance between members in area such as marketing, finance and operations, साथ ही साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जनरल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड लीगल एंड टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द प्रमोटर्स इज ऑल्सो टेकन इन टू द अकाउंट। मतलब अगर कोई प्रमोटर है, कोई एंटरप्रेनर है जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए इनिशिएट कर रहा है, तो उसके जो ट्रैक रिकॉर्ड्स है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स है, उनको भी एनालाइज किया जाता है कि उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसने किस तरह से परफॉर्म किया था। देन सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड टू वायबल आइडियाज। Before taking investment decision, venture capital firms consider the viability of the project or idea, because viable ideas establishes the market for the product or services, why the customers will purchase the product, who the ultimate users are, who the competition is with, and the प्रोजेक्टेड ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज। ये सभी हमारी आइडिया से रिलेटेड जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उन्हें भी यहाँ पे कवर किए जाते हैं, उन्हें भी यहाँ पे एनालाइज किए जाते हैं और फिर बाद में इस तरह की इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ली जाती है। बिजनेस प्लान के बारे में अगर हम लोग सोचें तो बिजनेस प्लान किस तरह से होना चाहिए। इट शुड बी कंसिस्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द बिजनेस, द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, द मैनेजमेंट टीम, how well the business has performed and business's projection and forecast. The promoter experience in the proposed or related business is an important consideration. The business plan should also meet the investment objective of the venture capitalist. Obviously जो कोई भी बिजनेस प्लान हम लोग वहाँ पर लेकर आ रहे हैं, तो जिससे हम लोग वहाँ पे प्रपोजल सबमिट करने वाला है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट्स अगर वहाँ पे सेटिस्फाई हो रही होगी तो ही हम लोग वहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो इनके लिए जो बिजनेस प्लान होगा, तो जो कोई भी प्रमोटर होगा, जो कोई भी एंटरप्रेन्योर होगा, जो आइडिया जनरेट करके इस तरह के बिजनेस प्लान्स लेके आएगा, वो बिजनेस प्लान भी मैटर करता है कि हमें उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या कंपनी में पैसे लगाने चाहिए, इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं। प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रिटर्न। जबकि बिजनेस प्लान, वायबल आइडियाज और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम, ये सभी पॉइंट्स जो है ये हमारे एक्चुअल पेपर वर्क से रिलेटेड है। जबकि प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड रिटर्न्स ये हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, जो कि हमारे पेपर वर्क थ्रू और साथ ही साथ में प्रीवियस रिकॉर्ड थ्रू या फिर पास्ट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के थ्रू मेंटेन किए जाते हैं या फिर प्रिपेयर किए जाते हैं। और ऐसे सभी प्रोजेक्ट कॉस्ट रिलेटेड जो कोई भी डॉक्यूमेंटेशंस होता है और उसमें से मिलने वाले जो रिटर्न्स होता है, इन सभी के कैलकुलेशंस करके हम लोग फाइनल डिसीजन लेते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको याद हो तो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बिजनेस वैल्यूएशन के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो उन्हीं क्वेश्चंस में हम लोग बिजनेस इन्वेस्ट करते वक्त जो बिजनेस में लगाने वाले हमारी कॉस्ट होगी, इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा, और साथ ही साथ में उसमें से मिलने वाले जो कैश इनफ्लोज होंगे, तो उन सभी कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लोज को कंसिडर करके नेट प्रेजेंट वैल्यू और साथ ही साथ में बिजनेस में लगने वाली जो रिटर्न्स होंगे, वो रिटर्न्स हम लोग फाइंड आउट करते थे। और ऐसे रिटर्न्स हम लोग नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए क्लोजली स्टडी करता है कि अगर 5 साल में अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं तो हम लोग इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि कंसिडर करना चाहिए व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू द न्यू वेंचर्स, द फ्यूचर मार्केट प्रोस्पेक्ट्स। अगर कोई आज आपको कहे कि मैं आगे चल के फ्यूल बाइक्स, पेट्रोल बाइक्स अच्छे से डिज़ाइन करके लाने वाला हूँ जिनमें पेट्रोल की इफ़िशियंसी या फिर पेट्रोल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो हम लोग क्या सोचेंगे कि फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी राइजिंग मोड में है और अच्छे खासे बढ़ रहा है, तो मे भी आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है उनकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है।
तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए फ्यूचर मार्केट प्रोस्पेक्टस जो है वो अच्छे खास है, तो हम लोग उनमें इन्वेस्ट करेंगे रादर द फ्यूल बाइक्स में या फ्यूल मोटर कंपनीज में। तो इसी तरह जो मार्केटिंग पॉलिसीज होंगी तो उनकी वजह से, या फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होंगी, या फिर मार्केट रिसर्च होगा, मार्केट साइज होगी, मतलब ओवरऑल जो हमारी मार्केटिंग रिलेटेड, जो हमारे कस्टमर की रिलेटेड, जो हमारी जो टारगेटेड हमारी ग्रुप होगा, जो टारगेटेड ग्रुप होगा, जो हमारी टारगेटेड इंडस्ट्रीज होंगी, पॉपुलेशन होंगी, उनसे रिलेटेड सभी सर्विस करके इस तरह के फ्यूचर मार्केट प्रोस्पेक्टस जो होंगे वो फाइंड आउट किए जाता है, उन्हें एनालाइज किया जाता है, राइट। और फिर बाद में इस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली जो टेक्नोलॉजी पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर यूज़ करने वाला है या फिर कोलैबोरेशन करने वाला है, वो सभी यहाँ पर प्रमोटर्स के थ्रू होने वाली एक्टिविटीज़ भी डिपेंड करती है, अफेक्ट करती हैं हमारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को। अगर सपोज कोई अगर इन्वेस्टर होगा और सॉरी, तो इन्वेस्टर क्या सोचेगा कि जो कोई भी टेक्नोलॉजीज है वो अप टू डेट टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी चाहिए। कोई एंटरप्रेनर आता है आइडिया लेकर कि हम लोग स्वयं से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसमें अलग अलग तरीके की हम लोग जो प्रोडक्शन करेंगे उसे सेल करेंगे, लेकिन जो डेटा होगा वो डेटा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होंगे वो हम लोग एक्सेल सॉफ्टवेयर पे यूज़ करेंगे या फिर मैनुअल रिकॉर्ड्स पे हम लोग मेंटेन करेंगे। जो कोई भी रिकॉर्ड्स होंगे वो मैनुअल रिकॉर्डिंग्स होंगे। तो ऑब्वियसली जो एंजल इन्वेस्टर होगा वो सोचेगा कि इन द एरा ऑफ द कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी, कि जहाँ पर टाली, सैप, इस तरह के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं जो अकाउंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें छोड़कर मैनुअल अकाउंटिंग अगर कोई प्रमोटर यूज़ करने वाला होगा तो मे बी उसके लिए आगे चल के अकाउंटिंग डिफ़िकल्ट हो सकता है, मे बी, राइट। तो वहाँ पर वो इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा सोचेगा। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़, फिर चाहे वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, देन प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कहीं पर अदर जगह पे जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, उन सभी टेक्नोलॉजीज में अगर अप टू डेट होते हैं तो उन सभी टेक्नोलॉजीज के बेसिस पे भी इस तरह की डिसीजंस डिपेंड करता है। मिसलेनियस फैक्टर्स में अगर हम लोग कंसीडर करें तो ज़्यादा नहीं, कुछ छोटे मोटे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड लेबर, पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स अंडरटेकन, गवर्नमेंट पॉलिसीज के रूल्स या रेगुलेशंस फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो किए या नहीं किए हैं, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट छोटे मोटे फैक्टर्स जो होते हैं वो भी यहाँ पर कवर किए जाते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। तो वेंचर कैपिटल में आने वाले डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज इंट्रोडक्शन, types, features, modes of finance by venture capitalists, stages of finance, the funding process and factors affecting investment decisions। ये सभी पॉइंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को वेंचर कैपिटल